आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बताइएगा कैसे हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के प्रक्रम में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग लेक्चर नंबर हमारा 8 है। हम लोग यूपीएससी को लेकर के यहाँ वैसे तो ये लिखा हुआ है कि शब्द शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ यूपीएससी को लेकर के नहीं है। चूंकि यूपीएससी एक अच्छे स्तर पर कार्य करता है, अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए मुझे वो पसंद है। और यूपीएससी के तो लेक्चर ये चल ही रहे हैं। जहां भी मुख्य परीक्षा हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश जीडीसी, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी, ऐसे ही बिहार में भी मुख्य परीक्षा होती है, रिटर्न होने वाला है। हरियाणा में होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जहां जहां असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल मास्टर का भी क्या हो रहा है, मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा हो रही है, या फिर सामान्य परीक्षा वैकल्पिक भी है, तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ें उसको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ें। फैक्चुअल क्या होता है आप जान लें कि लक्षणा, भाई 3 प्रकार की लक्षणा होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा के भेदे होते हैं, लक्षणा के भेदे होते हैं, व्यंजना के भेदे होते हैं, उदाहरण ये होते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में इससे नहीं चलता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये शब्द शक्ति आखिरकार है क्या, कितना बड़ा कंसेप्ट है, कैसे ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, कैसे दार्शनिक परंपरा से संबंधित है, कैसे लाक्षणिक स्वरूप में हमारे शंकराचार्य जी वहां ब्रह्म को तत्त्वमसि की व्याख्या लक्षणा के द्वारा करते हैं। तो कैसे इसका भाषा विज्ञान से संबंध है, इन सभी को समझते हुए थोड़ा सा हम लोगों को शब्द शक्ति का अध्ययन करना है। डरना नहीं है, मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं और सरल पढ़ाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझाऊंगा। तो कहने का अभिप्राय अभी तक का मेरा यह है कि यूपीएससी वालों को तो ये देखना ही देखना है। उनका ही एक जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का 8वां लेक्चर है। इसके अलावा जो जीडीसी जीआईसी वाले हैं उन सबका भी यह है। यदि आप काव्य और काव्य शास्त्र में गति बनाना चाहते हैं, साहित्य काव्य शास्त्र में या साहित्य में गति बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको लक्षण ग्रंथ पढ़ने पड़े। लक्षण ग्रंथ वो होते हैं जो ग्रंथ बताएं आपको कि कोई भी ग्रंथ किस आधारों पर लिखा होता है, उसके मूल लिखने के आधार क्या होते हैं, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, ध्वनि आदि आदि। तो ये के जो शास्त्र होते हैं वो लक्षण शास्त्र हैं। लक्ष्य शास्त्र जो उनके आधार पर लिखे जाते हैं, जैसे रघुवंश हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, मेघदूत हुआ, ये सभी लक्ष्य ग्रंथ होते हैं। साहित्य दर्पण हुआ, काव्य प्रकाश हुआ, भरतनाट्य शास्त्र हुआ, ये 10 रूपक हुआ, ये सब लक्षणों ग्रंथ के अंतर्गत मान लें। रस गंगाधर हुआ, ये लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए हम लोग शब्द शक्ति को समझना स्टार्ट करते हैं, क्या है आखिरकार ये, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर 2 काम करूंगा, 2 चीज है यहाँ पर मैं लेकर के आया हूं। एक तो देखिए पीपीटी है जो एआई से निर्मित है, मैंने ही निर्मित कराया है, लेकिन ऐसा नहीं इसमें कुछ गलत लिखा है, कुछ कुछ गलत हो सकता है कहीं, लेकिन आपको सही के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है। क्योंकि यही मेरा वैशिष्ट है कि मैं हमेशा से ये बात को मानता हूं कि आपको हाथ से टीचर को भी लिखना चाहिए, हाथ से उसे अपना काम करना चाहिए, और इससे दिखता है कि टीचर काम करके आया है। द्वितीय यह होना चाहिए कि वह तकनीकी का उपयोग करे, सरलता के लिए, सहजता के लिए, थोड़ा सा आकर्षक लगे, समझाने में सही हो उसके लिए, लेकिन अपनी जो मूल परंपरा है उसका परित्याग ना करे। यानी कि मूल परंपरा का अनुसरण करते हुए ही आपको आधुनिकता की ओर जाना है। आधुनिकता वहीं तक जहां तक आपकी मूल परंपरा की हानि ना हो। तो हम यहाँ पर आपके हैंड रिटन नोट्स मैंने रखे हैं, और हैंड रिटन की तो बात ही अलग होती है, कंटेंट ही अलग होता है। इसमें मेरी भाषा में ही कंप्लीट नोट्स है, तो ये नोट्स आपको मिलेगा। और इसमें पीवाईक्यू सहित मैंने चीजें रखे हैं कि कब कब कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं शब्द शक्ति को लेकर के, वो मैं प्रत्येक में बताते आ रहा हूं, तो वही बात है। चलिए शब्द शक्ति का अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा सा। 5 से 7 मिनट का लेक्चर हम लोग पूरा शब्द शक्ति के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस के बाद फिर विस्तार से शब्द शक्ति के बारे में समझेंगे। ये शब्द शक्ति के 4-5 लेक्चर हो सकते हैं, 3-4 भी लेक्चर हो सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर में ये काम करवा दूं कंप्लीट, क्योंकि बार बार आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो यूपीएससी, जीडीसी या जीआईसी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं और अच्छे से इंटरव्यू देना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनके लिए भी यह काम का हो सकता है। चलिए चूंकि मैं अब उसी स्तर पर हूं, वही काम कर रहा हूं, मैं अपना इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं कई जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वहां पर यही स्तर चाहिए होता है कि आपकी कंसेप्चुअल समझ कैसी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए
अब मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाने का प्रयास करता हूं। शब्द शक्ति, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, पहले बिना डायग्राम के, फिर मैं आपको समझाऊंगा। शब्द शक्ति, इसमें शब्द शक्ति तीनों को बोला जाता है। पहले लेकिन शब्द शक्ति इस शब्द को ही समझ लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना वो बाद की बात है। पहले आप शब्द शक्ति ही समझ जाएं। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है शब्द, दूसरा है शक्ति। अब आपको जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, इनको आप क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं, शब्द ही बोल रहा हूं। कई सारे पदों को मिलकर के एक वाक्य बनता है और शब्द से ही पद बनता है। शब्द में आपने संस्कृत वाले जानते हैं कि सुबंत और तिगंत जोड़ करके पद बना लिया जाता है। हिंदी में जो होते हैं, जैसे हिंदी में राम है, ये क्या है? एक शब्द है, लेकिन संस्कृत में इसमें राम ये पद हो जाता है। तो पद और शब्द में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस लेकिन यह है कि सुबंत और तिगंत के बाद यानी सुप्तिगंतम पदम आप पढ़े होंगे तो पद बन जाता है। तो आप शब्द यहां पर है तो शब्द और पद में थोड़ा अंतर भी होता है, ऐसी भी बात नहीं, अंतर तो है ही, स्पष्ट है जो बता ही रहा हूं। तो राम एक शब्द है। अब जैसे मैंने कहा राम, दूसरा मैंने कहा रसगुल्ला, तीसरा कहा गुलाब जामुन, फिर मैंने कहा प्रेमिका, फिर मैंने कहा, समझ रहे हो मैं शब्द बोल रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं कोई शब्द बोल रहा हूं, गाय, मछली, बैल, समझ में आ रहा? तो आपको कानों में एक अर्थ गया होगा। मतलब जैसे मैं बोला कि मछली, तो आपके दिमाग में एक आकृति आई होगी कि इस टाइप की चीज की बात हो रही। तो शब्द बोलते ही कोई अर्थ आपके दिमाग में आता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई शब्द आ रहा हो और आपके दिमाग में अर्थ ना आए, यदि वो नया है तो। पहली बारी जैसे आप कोई शब्द सुन रहे हैं, आपके सामने कोई बोल रहा है बंगाली, और आप बंगाली भाषा नहीं जानते हैं, या उड़िया आप नहीं जानते हैं, तो सामने वाला उड़िया या बंगाली बोल रहा है, कश्मीरी बोल रहा है, या पंजाबी बोल रहा है, और आपको नहीं आती है, तो आप शब्द तो सुनेंगे लेकिन आपको अर्थ समझ नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो शब्द सुनते ही कोई अर्थ आता है, वही अर्थ जो आपको समझ आता है, वही है शक्ति उस शब्द विशेष की। तो शब्द विशेष का जो अर्थ आपके कानों में आता है, वही अर्थ ही उस शब्द की शक्ति है, वही शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति का मतलब समझे कि कोई शब्द बोला और उसका जो भी अर्थ आपके कान में आ रहा है, वह शब्द की शक्ति है। तो शब्द की शक्ति अर्थ है क्या सर? ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्द की शक्ति अर्थ है। ठीक है? अब क्या है, यानी कि अर्थ शब्द में निहित होता है? जी सर, शब्द में ही अर्थ निहित होता है, भले आपको समझ में ना आए। ठीक है? तो शब्द शक्ति ये है। अब शब्द शक्ति को यहां पर तीन भागों में बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी अर्थ आपको तीन तरीके से पता चल सकता है, और उसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं सरल भाषा में। मैं आपको बढ़िया वाला एक केक कटवाता हूं, केक बनवाता हूं। ये है आपका केक। इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये ठीक है, ये है अभिधा, ये है लक्षणा, और ये है व्यंजना। मैं ये देखो इतना सरलता से इसलिए ले जा रहा हूं, कई लोग जो यूजीसी नेट वाले या प्रोफेसर वाले होंगे उन्हें लगता है ये तो सर मुझे पता है। आपको पता है, लेकिन जहां से मैं शुरुआत बच्चे कर रहे होते हैं पहली बार, उन्हें पता नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा लेक्चर की स्पीड बढ़ा करके आगे
तेज गति में थोड़ा सा सुन सकते हैं, लेकिन सरलता से समझाना जब आपको भी पड़ेगा बच्चों को, तो मेरी ही स्थिति में जाकर के समझाना पड़ेगा। इसलिए आपको सुनना चाहिए कि आप भविष्य में यदि समझाते हैं तो कैसे समझाएंगे, ये आवश्यक है यहां पर। चलिए, अब यहां लिखा है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीनों शब्द शक्ति हैं, इनसे आपको शब्द का अर्थ पता चलता है। लेकिन जब आपको शब्द सुनते ही सीधे अर्थ पता चल जाए, सीधे सीधे अर्थ पता चल जाए, वही अभिधा है। यानी कि जब अर्थ, लेकिन ये परिभाषा जो मैं बोल रहा हूं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसकी ऑफिशियल अभी परिभाषा में समझाऊंगा, ये बस सामान्य कंसेप्ट तो समझ में आए है क्या ये, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब सीधे सीधे अर्थ पता चल जाए तो वह अभिधा है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, कहते कितने रुपए लीटर पेट्रोल है, वो कहता 110 रुपए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सीधी सीधी बात है कि 110 रुपए लीटर है, बात खत्म। तो आपको अर्थ सीधे तौर पर पता चल रहा है। जैसे मैंने कहा मछली, तो आप मछली का मतलब समझ गए कि मछली है। लेकिन जब सीधे अर्थ पता ना चले, सीधे अर्थ ना पता चले, तब आप को दो विकल्प हैं कि या तो लक्षणापरक अर्थ होगा या फिर व्यंजनापरक अर्थ होगा। यानी कि या तो लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ आएगा या व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ आएगा। लेकिन लक्षणा और व्यंजना के अंतर को जब आप समझेंगे, यहां पर लक्षणा का जो अर्थ होता है वो इस पहले मतलब जो सीधा अर्थ निकल रहा होता है उस सीधे अर्थ से तो नहीं होता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ होता है, तद योग होता है। अभी आगे समझाएंगे। और इसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पर आपको अभिधा से जुड़ा हुआ हो, हालांकि व्यंजना की बात करेंगे तो वहां समझेंगे। तो लक्षणा क्या है कि यहां पर जो अर्थ होगा वो थोड़ा सा मेहनत करके पता चलेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यंजना है इसमें उससे थोड़ा सा और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि अभिधा का सीधे सीधे अर्थ पता चलेगा, लक्षणा के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और व्यंजना के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। जैसे कि आप कहते हो कॉमन सेंस लगा लेते यार लक्षणा के लिए। जैसे मैंने कहा कि कहां पर हो, तो मैंने कहा मैं पंखे में हूं। जैसे पंखे में हूं, कहीं पंखा लगा है, कमरा लगा है, गर्मी पड़ा है, बाहर से कोई दूसरा का बोले कहां होगा, मैं पंखे में आ गया। तो पंखे में आ गया तो पंखे के ऊपर तो नहीं चढ़ा होगा व्यक्ति, ठीक है। तो आप समझेंगे सामान्यतः कि मतलब कमरे में है ये व्यक्ति। जैसे कोई से आपने पूछा कि कहां हो, तो वो कह रहा है घर पर हूं। घर पर है मतलब ये बना है घर और घर के ऊपर है क्या चढ़ा हुआ? नहीं, वो घर में है यानी घर के अंदर है, लेकिन वो कह रहा है घर पर है। तो सीधे तौर पर घर पर है, यदि सीधा अर्थ लेते तो आप तो ये लिखते घर में चढ़ा होगा, घर में सीधा चढ़ा दिखेगा, बैठा दिखेगा ऊपर, लेकिन नहीं, वो तो रूम में बैठा था। तो आपको ये लक्षणा पूर्वक अर्थ लगाना पड़ता है कि वो घर में होगा, घर पर कह रहा है। तो ये होता है लक्षणा, यानी कि पहले अर्थ से जुड़ा होता है। व्यंजना क्या होता है, थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ता है, तो उसको होता है। इनको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैं थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा था इस उद्देश्य, इससे अब मैं आपको एक एक अच्छे से समझाऊंगा। ये समझाना चाह रहा था कि तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति का अर्थ ये होता है कि शब्द से निकलने वाला जो अर्थ है वह कैसे पता चलेगा। तो उसके तीन तरीके हैं। एक तो सीधे सीधे पता चलेगा, वो है अभिधा, ठीक है। अब हम लोग लक्षण और व्यंजना आदि की परिभाषाओं से समझेंगे, क्योंकि ऊटपटांग समझने से भी कोई मतलब है नहीं। चलिए, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके मुख्य परीक्षा में वो आप लोग देख लीजिए, आप जो पहले बने हैं। यहां पर ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके जो जीडीसी आदि में बनेंगे वो भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिखाई देंगे जो सामने यहां पर हैं, ध्यान रखिएगा।
2017 में क्वेश्चन बना है यूपीएससी में, क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर का जो क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि स्पष्ट तौर पर आपको पता चल जाए कि आप पेपर में भी देखना चाहें तो आपको तुरंत पता चल जाए कहां से सर ने लिया है। तो 2017 क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर में आया है कि लक्षणायाः स्वरूपम सो उदाहरणम प्रतिपाद्यताम। दो बात कि लक्षणा के स्वरूप को बताना है और उसके उदाहरण सहित बताना है। उदाहरण सहित यानी सामान्य श्लोक आदि भी बताना है। स्वरूप बताते समय आपको बताना है कि लक्षणा क्या होती है, लक्षणा के लक्षणातेन षड्विधा जो कहा गया है, लक्षणा के 6 भेद क्या होते हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा स्वरूप के अंतर्गत। उदाहरण देते हुए आपको बताना पड़ेगा कि जो 6 भेद हैं उन 6 भेदों के उदाहरण क्या है। तो लक्षणायाः स्वरूपम सो उदाहरणम प्रतिपाद्यताम। कैसे कंप्लीट आंसर लिखना है वो मैं आगे बताऊंगा। ऐसे एक और लक्षणा से क्वेश्चंस बना 2022 में, क्वेश्चन नंबर 3D में, यूपीएससी का है, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3D। लक्षणा कतिविधा, लक्षणा कितने प्रकार की, तो आपको कहना है लक्षणा षड्विधा, तस्याह स्वरूपम, उसका स्वरूप बताइए और सो उदाहरण प्रतिपादित कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर है, इसी जैसा है, रिपीटेशन मानेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके लक्षणा को लेकर के बने हैं। व्यंजना को लेकर के क्या बने हैं, तो व्यंजना को लेकर के भी 2 क्वेश्चन बने हैं। क्या बने हैं देख लीजिए कि व्यंजनायाः स्वरूपम सो उदाहरणम प्रतिपाद्यताम, कि व्यंजना का स्वरूप क्या है और उदाहरण क्या है वो समझाइए। फिर यहां बना व्यंजनायाः स्वरूपम सनिदर्शनम प्रतिपाद्यताम। सेम क्वेश्चन ये है, यानी ये और ये सेम है। यानी और ये कब आया, ये 2020 3D में आया था, ये 2024 क्वेश्चन नंबर 3C में आया है। तो आपके शब्द शक्ति से क्वेश्चंस आती हैं लगभग अभी तक जो आए हैं लक्षणा को लेकर के और व्यंजना को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अभिधा बहुत सरल होता है इसलिए अभिधा बहुत छोटा भी होता है, तो अकेले अभिधा को लेकर के नहीं पूछा जाता है। लक्षणा या व्यंजना को लेकर के स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर तीनों शब्द शक्तियों को मिलाकर के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं वो मैं यहां आपको बता देता हूं कि जो आने के चांस हैं, या फिर इस तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आएंगे कि शब्द शक्ति मात्रत्व निबंधो लिख्या। हो सकता है तीनों शब्द शक्ति को लेकर के, अभिधा लक्षणा और व्यंजना को लेकर के, तीनों को ही लेकर के एक आपसे निबंध या टिप्पणी पूछे और उस टिप्पणी में आपको तीनों के स्वरूप को बताना है, तीनों के उदाहरणों को बताना है और स्पष्ट करना है कि इसका महत्व भी क्या है। तो शब्द शक्ति मात्रत्व निबंधो लिख्या ऐसा 15 या 20 अंक में आ सकता है। आगे देखो, अभिधायाः स्वरूपम सो उदाहरणम प्रतिपाद्यताम। अभिधा का चूंकि नहीं आया है तो हो सकता है कि अभिधा के भी स्वरूप को सोदाहरण देकर के 10 नंबर में पूछ ले। छोटा क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो जहां जो जीआईसी या जीडीसी जैसे एग्जाम हो रहे हैं, जहां 8 नंबर के क्वेश्चन आए हैं तो 8 नंबर पूछा जा सकता है अभिधायाः स्वरूपम सो उदाहरणम प्रतिपाद्यताम। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। आगे ये लाइन देकर के पूछा जा सकता है, चूंकि लक्षणा के भेद पूछ चुका है पहले, लक्षणा कतिविधा, तो कभी कभी यूपीएससी ये कहता है कि मैं तो आपको भेद ही बता देता हूं और फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि लक्षणातेन षड्विधा, इधर भी संज्ञक लगा दीजिए, लक्षणातेन षड्विधा सो उदाहरण निरूप्यताम, कि सो उदाहरण बताइए कि लक्षणा 6 प्रकार की कौन कौन सी है उसकी बताइए और उदाहरण दीजिए। एक और पूछा जा सकता है कि व्यंजना कतिविधा तस्याः स्वरूपम सनिदर्शनम प्रतिपाद्यताम, कि उसके स्वरूप को बताइए आप। तो कंप्लीट शब्द शक्ति को लेकर के पूछा जा सकता है, अभिधा को लेकर के पूछा जा सकता है, लक्षणा को लेकर के पूछा जा सकता है और व्यंजना को लेकर के पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये हम लोगों ने देख ली प्रश्न कैसे होंगे। अब हम लोग एक एक शब्द शक्ति को पढ़ना यहां पर आरंभ करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आप लोग इंट्रो या क्या लिखेंगे, तो आपको मैंने 2-3 यहां पर इंट्रो बता देता हूं। सबसे पहले इंट्रो यानी कि परिचय क्या होगा उसका, ठीक है, शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द शक्ति को लेकर के आप क्या कहेंगे, इंट्रो कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहां 2-3 एक मॉडल के रूप में इंट्रो बना करके दे दी है, तो इनमें से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इससे भी अच्छा आप सेम भी बना सकते हैं तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सामान्य बना करके यहां दे रहा हूं कि सहृदय को काव्यानंद या रसस्वादन हेतु शब्द एवं अर्थ का परिज्ञान आवश्यक है। उस शब्द के साथ उसके अर्थ का भी ज्ञान आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्कृत वाङ्मय में शब्द शक्तियों की परिकल्पना की गई है।
कि भाई उसको अर्थ अच्छे अच्छे से समझ आ जाके, तो जो ग्रंथ बनाने वाला है, जो ग्रंथ लिखने वाला है, तो शब्द शक्ति का ज्ञान हो, जिससे वो ध्यान रखे कि हमें कैसा काव्य बनाना है। क्योंकि अभी आपने इससे पहले जो पढ़ा था काव्य के भेद, वहां पर मैंने बताया था कि जो ध्वनि काव्य होता है वह उत्तम काव्य होता है। ठीक है, तो ध्वनि काव्य जो है वो उत्तम काव्य है। तो व्यंग अधिक होना चाहिए, यानी कि जहां व्यंग वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कृत हो वो उत्तम काव्य, और जहां वाच्य अर्थ व्यंग अर्थ की अपेक्षा अधिक हो वो मध्यम काव्य, और जहां शब्द चित्त हो अथवा अर्थ चित्त हो वो अधम काव्य। इस तरीके से 3 काव्य देखे थे। तो उत्तम काव्य व्यक्ति क्या लिखेगा, यानी व्यंग अर्थ को ज्यादा लाएगा, यानी अभिधा लक्षण व्यंजना। तो व्यंजना के अर्थ, व्यंजना के द्वारा ही व्यंग्य अर्थ निकलता है। व्यंजना व्यापार के द्वारा, व्यंजक शब्द के द्वारा व्यंग अर्थ निकलता है। तो व्यंग अर्थ जो निकलेगा उसके लिए व्यंजना शब्द शक्ति होनी चाहिए। तो वही वाली बात यहां पर हम बता रहे हैं इंट्रो में कि सहृदयी को काव्यानंद या रसस्वादन हेतु शब्द एवं अर्थ का परिज्ञान आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्कृत वाग्गेय में शब्द शक्ति की परिकल्पना की गई है। शब्दों के संबंध में विचार करने वाली तत्व को शब्द शक्ति कहा जाता है, यानी कि शब्दों के संबंध में विचार करने वाली, शब्दों के अर्थ संबंधी विचार करने के संदर्भ में शब्द शक्ति को कहा जाता है। यह अर्थबोधक व्यापार का मूल कारण है। अर्थबोधक व्यापार का मूल कारण है, यानी कि अर्थबोध कैसे होगा, उनके मूल में क्या है, तो अर्थबोध के मूल में शब्द शक्ति है। ठीक है, अर्थबोध कैसे होगा, अर्थबोधकस्य व्यापारे मूल कारण किम वर्तते, क्या है मूल कारण, उसके लिए क्या होगा, ये तो आपको ध्यान रखना है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द शक्तियों का निरूपण करते हैं। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, अब दूसरा इंट्रो है, ये पहले एक इंट्रो हो गया। कुछ लोग ये वाला लिख सकते हैं, इसको कहा जाता है महत्व से इंट्रो लिख रहे हैं आप बता रहे हैं कि मतलब महत्व नहीं, महत्व से नहीं है, ये है उसके मूल उद्देश्य को लेकर के, उद्देश्य, आधार उद्देश्य को लेकर के, आधार क्या है और आधार का उद्देश्य क्या है, आधार उद्देश्य को लेकर के इंट्रो है। ये है उसकी तथ्य को लेकर के इंट्रो है, कि तथ्य को लेकर के कैसे इंट्रो लिखा जाता है, कोई फैक्ट को लेकर के। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द शक्तियों का निरूपण करते हैं। इनके अतिरिक्त मीमांसा दर्शन के सावर भाष्य एवं कुमारल भट्ट के तंत्र वार्तिक सहित अन्यान्य व्याकरण दर्शन साहित्य आदि में भी निरूपण प्राप्त होता है। किसका, शब्द शक्ति का। तो ये तथ्यों को लेकर के भरमार है, तथ्यों को लेकर के इंट्रो है। कुछ लोगों को तथ्य बहुत पसंद होते हैं कि कहां कहां है, तो आपने एक बात में बता दिया कि इसका एक व्यापक स्वरूप है शब्द शक्ति का, और न केवल यह साहित्य में है अपितु मीमांसा, तंत्रवार्तिक, व्याकरण, दर्शन और साहित्यों में भी है। तो इसका अनुप्रयोग इंटरडिसिप्लिनरी रूप से भी यहां पर देखा गया है। तो शब्द शक्ति को लेकर के मीमांसक दृष्टि, दार्शनिक, वेदांतिक दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि और दार्शनिक दृष्टि, यह भी यहां पर हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, तीसरा इंट्रो देखते हैं कि और क्या लिखा जा सकता है इंट्रो। तो कह रहा सरल शब्दों में शब्द शक्तियों के से अभिप्राय, सरल शब्दों में बता रहे हैं हम एकदम आसान भाषा में, कि सरल शब्दों में शब्द शक्ति से अभिप्राय उन अर्थों से है जो शब्दों को सुनने से ध्वनित होते हैं। अर्थात शब्दों के अर्थ को बताने वाले जो व्यापार हैं वही शब्द शक्ति है। तो अब सब शब्द शक्ति से अभिप्राय उन अर्थों से है जो शब्द सुनने से ध्वनित होती है, शब्द के सुनने से जो ध्वनित हो रहे हैं, यही बात मैं पहले कही थी, वही क्या है, उस सुनने से ध्वनित होती हैं, अर्थात शब्दों के अर्थ को बताने वाला जो व्यापार है वही शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति, शब्द समझ गए थे, अब शब्द का ही अर्थ है, यानी शब्द शक्ति, इस शब्द का ही ये विस्तारित अर्थ बताया मैंने यहां पर। आगे देखो, तो एक ये भी इंट्रो हो सकता है बहुत छोटे क्वेश्चन के लिए 3 लाइन का। आगे और देखो कि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति का विवेचन करते हुए 3 भेद किए हैं। तो आप इनमें से कोई एक इंट्रो डाल करके और चाहें तो डायरेक्ट फिर इस पर भी आ सकते हैं, यानी पहले इंट्रो में ये लिख दीजिए, या फिर पहले ये लिखने के बाद डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं, या ये लिखने के बाद डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं, और ये बताएंगे आपके आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति का विवेचन करते हुए 3 भेद किए हैं। वाचक,
वाचक शब्द होता है जो कि अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा वाच्यर्थ को निकालता है। लक्षक शब्द होता है जो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ को निकालता है। व्यंजक शब्द होता है जो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा व्यंजना व्यापार के द्वारा लक्ष्य व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है। तो अर्थ 3 प्रकार के, शब्द 3 प्रकार के और व्यापार 3 प्रकार के। वाचक अर्थ, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। अभिधा व्यापार, लक्षणा व्यापार और व्यंजना व्यापार, ये शब्द शक्ति के व्यापार हैं। अर्थ में वाच्यर्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तीनों है। तो कह रहे हैं स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तर व्यंजकस्त्रिधा। स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तर व्यंजकस्त्रिधा। स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तर व्यंजकस्त्रिधा। ये इंपोर्टेंट याद करना है, इसलिए 3 बार बोला है मैंने आपको कि मुझे भी याद हो, आपको भी याद हो, सबको याद हो। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि ये क्या है, आपका इंट्रो कैसे लिखना है, परिचय क्या है इसका, वो आपको बताया मैंने, जो शुरुआत में समझाया था। क्योंकि इससे आपको जब आंसर लिखना होगा तो आपका शुरुआत कहां से होगी, पैरा शुरुआत कहां से करें, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो यहीं से शुरुआत होनी है। तो ये एक पेज मैंने इंट्रो हेतु उपयोगी, मतलब इंट्रो या भूमिका हेतु जो उपयोगी कुछ जानकारियां थी वो मैंने यहाँ पर दे दी हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि शब्द शक्ति एक शास्त्र में ना होकर के अनेक शास्त्रों में है और ये 3 प्रकार की होती है। इसकी चर्चा काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में की गई है, जहां पर उन्होंने माना है कि 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। स्यादवाचको लाक्षण का शब्दोत्तर व्यंजकस्तथा 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक लक्ष्य व्यंजक 3 प्रकार की शक्ति होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजन 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य लक्ष्य और व्यंग। इस तरीके से आपको मालूम चल गया। मीमांसा दर्शन के स्थावर भाष्य में भी इसका उल्लेख है, कुमारिल भट्ट के तंत्रवार्तिक में भी उल्लेख है, साहित्य दर्शन आदि में उल्लेख है। दर्शन में जब आप ब्रह्म की सिद्धि के लिए तत्वमसि की व्याख्या करते हैं तो वहां पर देखते हैं, है ना, लक्षण, वो वहां पर जहत अजहत की बात आती है, जहत लक्षण अजहत या उपादान लक्षण आदि की चर्चा के माध्यम से वेदांत आदि में भी, यानी कि दर्शन में भी इसका है। तो इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज या तो बड़ा होगा या कमा होगा या फिर थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ शब्द शक्ति सिर्फ अभिधा को इस लेक्चर में समझ लेते हैं, लक्षणा के कंप्लीट कंसेप्ट को अगले लेक्चर में समझेंगे और उसके अगले लेक्चर में व्यंजना के कंसेप्ट को समझेंगे। तो अभिधा चूंकि बहुत छोटा है तो इसको हम लोग आज समझ लेते हैं। इतना ही पैराग्राफ में ये अभिधा का काम है, इसको समझ लेते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिससे शब्द का मुख्य अर्थ अभिज्ञात होता है, जो संकेतित अर्थ भी कहलाता है, यानी जो सीधा संकेत कर दे। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा चार्ट से तो वो और समझे। कहलाता है, काव्य प्रकाशकार कहते हैं सा मुख्यो अर्थ, वह मुख्य अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते। यानी कि अभिधा क्या है, तो कह रहे हैं जिस जहां पर मुख्य व्यापार क्या है, अभिधा है। ठीक है, अभिधा मुख्यो व्यापार और मुख्य अर्थ, और इस अभिधा रूपी व्यापार के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रतीत हो, अभिधा रूपी व्यापार के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रतीत ध्वनित हो, वही क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। और स्पष्ट करते हैं आगे, और इसको स्पष्ट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, उदाहरण देखो, बोले अश्वः धावति, कि घोड़ा दौड़ता है। स्पष्ट है कि घोड़ा दौड़ता है, तो सीधा सीधा अर्थ आपको पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। तो जहां दिमाग लगाना नहीं ना पड़े, घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ता है, ये सीधा सीधा अर्थ पता चल रहा है। सीधा अर्थ किससे पता चला है, तो अभिधा शब्द शक्ति से पता चल रहा है। चलिए, तो घोड़ा दो, अश्वः धावति, ये इसका उदाहरण है। तो आपको जब कहता है कि उदाहरण सहित विवेचन करिए तो याद रखना है कि अश्वः धावति। एक और बालक है, कोई बालक शेर है, तो सिंहो माड़वकः, यानी माड़वकः यानी बालक, सिंह यानी सिंह बाल, यानी बालक सिंह है, यानी शेर जैसा बालक है, वैसी वाली बात हो गई यहाँ पर। तो सिंहो माड़वकः, ये 2 उदाहरण हो गए। और आगे समझते हैं, एक और अभिधा के बारे में कहते हैं मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट एक विद्वान है साहित्य जगत के, जो साहित्य के विद्यार्थी वो जानते हैं, और जो इनका एक ग्रंथ है अभिधा वृत्ति मात्रिका। किसका, मुकुल भट्ट का। तो इनका आप अच्छे से थोड़ा सा विस्तार करके लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, ये वाला तथ्य मैंने बाद में इसमें डाला अभिधा वाले में, तो ये इतना छोटा छोटा इधर जबरदस्ती लिखना पड़ा मुझे। तो आप लोग जब नोट्स लिखें तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखिएगा कि मुकुल भट्ट ने अपने स्वग्रंथ अभिधा वृत्ति मात्रिका में अभिधा के को स्पष्ट करते हुए कहा है कि साही यथा सर्वेभ्यो, जैसे हम सभी
किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, चेहरा दिख गया, या फिर कोई लड़के को देखते हैं, लड़कियां जो है तो चेहरा दिख गया, सबसे पहले चेहरा, हाँ चेहरे से तो अच्छा है, मतलब चेहरे की बनावट अच्छी, फेस कट अच्छा है, गोरे भी है, गोरा भी है ना। फिर उसके देखते हैं हाइट भी अच्छी है ना, बॉडी भी अच्छी है, मतलब ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा छोटा है, ना ज्यादा मोटी है छोटी है। तो पहले दर्शन में तो यही देखते हैं, उसके बाद फिर बात करना आगे होगा। बताइए कि जो आपको लग गया, आपने कभी ऐसा किए कि आप 6 फुट के हैं और बाल लड़का या लड़की 3 फुट का है, तो तुम कहें नहीं ये मेरे लिए जोड़ी अच्छी है, अब खुद ही आपके दिमाग में पहले से भरा पड़ा है ऐसा जोड़ी ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि सही यथा सर्वेभ्यो हस्तादिभ्यो अवयवेभ्यो पूर्वम मुखम अवलोक्यते, कि जैसे हाथ आदि देखने से पहले, हाथ आदि जो अवयव है, हाथ पैर कान नाक आंख, इन सबको देखने से इसमें सबसे पहले सबसे पूर्व मुख अवलोक्यते, मुख देखते हैं, मुख दिखाई देता है। तद्वदेव वैसे ही सर्वेभ्य प्रतिमानेभ्यो अर्थेभ्य अर्थांतरेभ्य, ऐसे वैसे ही सभी जो प्रतीत अर्थ हो रहे होते हैं, जितने भी अर्थ निकल रहे होते हैं, उन सभी अर्थों में प्रतिमानेभ्यो अर्थांतरेभ्य पूर्व अवगम्यते, जो सबसे पहले दिखाई दे। उन्होंने अभी नहीं कहा, बोले जैसे किसी व्यक्ति को देखने पर सबसे पहले हम मुंह देखते हैं, मुंह पर नजर जाती है, वैसे ही सभी जितने भी अर्थ किसी चीज से निकल रहे हैं, उनमें जो सबसे पहला अर्थ हमें दिखाई देता है, सबसे पूर्वम अवगम्यते तस्मान मुख में, वही मुख के समान मुख्य होता है। शाखा आगे कह रहे हैं तस्मान मुख में मुख्य, तस्मान मुख एवं मुख्य, वह के समान मुख्य होता है। शाखादियांतेन मुख शब्देन अभियते, वही इस शाखादियांतेन इस तरीके से वह मुख शब्देन अभियते, कि मुख शब्देन जो पहले शब्द होता है, जो सीधे तौर पर लिखता है अवधीयते, वही क्या है अवधीयते, यानी ज्ञान होता है उस चीज का, तो वही अभिधा शब्द शक्ति है, वही मुख्य अर्थ है। तो मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये बता रहे हैं कि मुख्य अर्थ क्या है, तो जो सबसे पहले प्रतिध्वनित हो वही मुख्य अर्थ है। तो ये आप लाइन रट दीजिएगा, सब लोग याद कर लीजिएगा, मैं भी याद करने का प्रयास कर रहा हूं कि सही यथा सर्वेभ्यो हस्तादि अवयवेभ्यो पूर्वम मुखम अवलोक्यते तद्वदेव सर्वेभ्य प्रतिमानेभ्यो अर्थेभ्य यह पूर्वम गम्यते स्तमान मुख्य शाखादियांतेन मुख शब्देन अभिधीयते। जैसे मुख देखने पर सबसे पहले मुख दिखाई देता है, किसी को देखने पर उस पर ध्यान जाता है, वैसे ही सभी अर्थों में जो पहला अर्थ निकलता है, सीधा अर्थ निकलता है, वही अभिधा अर्थ है। जैसे हमने कहा घोड़ा दौड़ता है, वही। अब देखो एक आधुनिक उदाहरण बता देता हूं मैं इसका, जिससे कि आपको और अच्छे से याद रहे चीजें। चलिए शब्द शक्ति के बारे में, ये अभिधा लक्षण और व्यंजना के बारे में मैंने एआई से बनवाया था, तो ये भी आप देख लेते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं पहला वाला, देखिए क्या लिखा है, ये पहला वाला देखो, साक्षात अर्थ जो दिखाई देता है वही अभिधा अर्थ है। ब्रेकिंग न्यूज में टीवी में आता है कि ब्रेकिंग न्यूज, शहर में आज वर्षा हुई, तो स्पष्ट है कि शहर में वर्षा हुई, जिस शहर में आप रहना है उसकी यदि न्यूज है। तो यातायात सामान्य है, शेयर बाजार 200 अंक ऊपर हुआ। तो जो सीधे तौर पर यहां पर व्यंग नहीं करते हैं ज्यादा, सीधे तौर पर न्यूज में डायरेक्ट जो पता चल जाए कि आज मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया, इस मंदिर का किया, अमुक मंदिर का, तो अमुक मंदिर ही है, तो ये साक्षात अर्थ है। जो साक्षात अर्थ होता है वो अभिधापरक अर्थ होता है। लेकिन लाक्षणिक अर्थ, व्यंग अर्थ क्या होता है, लाक्षणिक अर्थ क्या होता है, व्यंग अर्थ नहीं कहेंगे, लाक्षणिक अर्थ कहेंगे। लाक्षणिक अर्थ ये है कि यहां पर देखो किताबों को भर के मोदी जी जेसीबी में ले जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि एजुकेशन से जुड़ा मामला है, किताबें देख करके ये पता चल रहा है लक्ष्य एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन एजुकेशन में जेसीबी क्या कर रही है, जेसीबी तो किसी गलत कार्य को बिगाड़ने में, मतलब किसी चीज को उखाड़ फेंकने के लिए होती है, मूलतः इसीलिए प्रयोग हो रही है कि किसी ने गलत कुछ उखाड़, तो ये वस्तुतः किताबों को फेंक रहे हैं, यानी कि मोदी जी एजुकेशन सिस्टम को खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये इसका लाक्षणिक अर्थ है।
तो मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि मुख्य अर्थ सीधे तौर पर अर्थ है, ये पता चला कि एजुकेशन से जुड़ा कुछ मैटर है, ये अभिधा परक अर्थ पता चल जाता है। लेकिन चूंकि ये तो है नहीं, चूंकि मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो चूंकि जैसी भी भरा पड़ा है तो मुख्य अर्थ का बाद होकर के लक्ष्य अर्थ यही निकलता है यहाँ पर कि भाई मोदी जी जैसी मतलब एजुकेशन को समाप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा? मोदी जी एजुकेशन को समाप्त कर रहे हैं, लक्ष्य अर्थ हो गया। व्यंग अर्थ भी निकाला जा सकता है, तो वो भी है। अब यहाँ पर ये देखो व्यंजनार्थ कैसा होता है कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो इनको देख करके क्या लग रहा है, सीधे तौर पर क्या पता चल रहा है कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, हाथ मिला रहे हैं। अब आपको यहां पर देख रहे हैं तो और हाथ मिला रहे हैं, लेकिन ये पीछे ये सब बने हुए हैं तलवार वगैरह, तो मुख हाथ मिला रहे हैं, तो लगता है कि रक्षा से संबंधित हाथ मिला रहे हैं, रक्षा के लिए, कोई सेना के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन व्यंजना समझने वाला ये समझ लेगा कि दोनों हंसते हुए मिला रहे हैं, यानी रक्षा के संबंध में पॉजिटिव डील हुई है इन दोनों के बीच, यह दिखाता है व्यंग अर्थ। समझ रहे हो? ये है व्यंग अर्थ। इतना और डीप में जाना पड़ता है हाँ, कि रक्षा को देख करके ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष निकला है यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा रहा है यहाँ कि रक्षा को लेकर के संबंध हुए हैं, और रक्षा को लेकर के जो संबंध हुए हैं वह पॉजिटिव को दिखाते हैं। चूंकि ये देखो परस्पर यहाँ भी हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ और ये दर पर हाथ में देखो बढ़िया गर्माजोशी भी दिखाई दे रही है, दोनों की चेहरों पर मुस्कुराहट है, आई कॉन्टेक्ट है, ये सब चीजें दिखाती है कि रक्षा के संबंध में पॉजिटिव क्या हुआ है, कुछ संबंध हुए हैं। तो उस वही है। इस तरीके से ये आपने देखा कि यह भी है कि आज काव्य प्रकाश के निरूपत शब्द शक्ति आज हमारे विमर्श का आधार, यह कोई मृत सिद्धांत नहीं बल्कि आधुनिक राजनीति मीडिया व्यंग्य की है। इसे हमें सिखाता है कि जहां कहा जो कहा गया है, जो समझा गया हो, जो छिपाया गया है, उसके बीच का अंतर कैसे पकड़े जाए। यानी कि जो कहा जाता है, जो समझा जाता है, कभी कभी क्या कह दिया जाता है, जो कहते हैं वो उसका मूल अर्थ नहीं होता है, तो फिर आप समझते हैं, व्यंग अर्थ समझते हैं कि हमें इस चीज के लिए ला रहे हैं। कभी ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ पर्यावरण पेड़ काट रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि पेड़ कट रहा हो, कहीं जंगल कट रहा हो, वो ये नहीं कहेगा हम जंगल काट रहे हैं, वो ये कहेगा कि हम विकास की परियोजनाओं के लिए, रोजगार की समृद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वो ये बड़ी बात छुपा जाता है और ये नहीं बताता है कि हम कितने पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। यानी कि 10 करोड़ के पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं और 4 करोड़ के रोजगार का लुभावना दे रहे हैं। मतलब वो पर्यावरण की कीमत नहीं समझता है। समझ पा रहे हो? पर्यावरण की कीमत नहीं रखता है आपके सामने कि इतना जंगल काटेंगे, इतने पेड़ काटेंगे तो इतने पेड़ बनने में इतना हमारा नुकसान होगा पर्यावरण दृष्टि से, और फिर हमारा ये इतना रोजगार आएगा, ऐसा कभी कोई नहीं रखता है। सीधे तौर पर वो आपके पास बातचे अर्थ रख देते हैं सीधा सीधा, भाई ये है, ये जो सीधे सीधे दिखता है लोगों को। लेकिन जो पीछे जो व्यंगर वाले, जो व्यक्ति बहुत डीप स्टडी करने वाले होते हैं, वो फिर उसका व्यंग अर्थ निकाल करके उसके डीप स्टडी करके पता करते हैं कि इतना पर्यावरण का नुकसान होगा। अंततः ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे रोजगार उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे कुछ और उद्देश्य है। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए आज भी इसकी प्रासंगिकता देखी जाती है, बहुत जगह पर देखी जाती है। महत्व में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभिधा शब्द शक्ति को हम लोगों ने समझा। क्योंकि लेक्चर भी काफी समय हो गया है और इसके बाद हम लोग आगे लक्ष्य अर्थ को समझेंगे। मजा आएगा। लक्ष्य अर्थ के लिए ट्रेनों के उदाहरण देंगे, आधुनिक एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाएंगे और प्रयास करेंगे। कॉपी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए ऑथेंटिक जानकारी पेपर के लिए होनी चाहिए, इसलिए हाँ हैंड रिटन नोट्स जो ऑथेंटिक है उसको दिखा रहे हैं। बाद में साथ में समझाने के लिए आपको ये जो AI द्वारा चार्ट नियमित है इनको भी आपको समझा देंगे। तो ये अभिधा है कि अभिधा कह रहा है सहा यानी वह, मुख्यो अर्थस यानी उनमें जो मुख्य अर्थ है, मुख्य व्यापार उसे बताने वाला जो मुख्य व्यापार है। तो मुख्य अर्थ जो निकल रहा है, जैसे मैंने वहां पर दिया था कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है, मुख्य अर्थ ने पता चल रहा है घोड़ा दौड़ा है, उसे बताने वाला शब्द क्या है, तो अभिधा है। और अस्य अभिधो उच्यते उसे ही अभिधा कहते हैं। यानी मुख्य अर्थ क्या निकल रहा है, मुख्य उसको बताने वाला व्यापार क्या है, तो अभिधा है। क्या स्वाधावती उदाहरण घोड़ा दौड़ता है, देखो ये देव दौड़ रहा है, तो इसकी चर्चा यहाँ। जो शब्द पहला अर्थात साक्ष्य संकेतित और प्रसिद्ध अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ को ही मुख्य अर्थ कहते हैं, या वाच्य अर्थ है, बताता है, वह अभिधा है। इस प्रसिद्धार्थ या शक्यार्थ या संकेत अर्थ भी कहते हैं। यह इसमें कोई कल्पना नहीं होती है, इस सीधे सीधे शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है, वही यहाँ पर अभिधा शब्द होता है। यही यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे लक्षणा के बारे में चर्चा है, इसके बारे में अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग बताइएगा समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस मैंने बताए कैसे बनेंगे, आपको बताया अभिधा क्या होती है, शब्द शक्ति का इंट्रो कैसे लिखेंगे, और अभिधा के बारे में समझा हमने। अभिधा की परिभाषा मैंने मुकुल भट्ट की भी बताई है आपको परिभाषा, और मैंने मुकुल भट्ट के साथ आपको अभिधा के बारे में जो
काव्य प्रकाशकार मठ का कहना है वह भी बताया है। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे इसी तरीके से आपके कंटेंट में बनाते देते रहूं, मेहनत करते रहूं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। तो एक अच्छा कमेंट और बढ़िया, यदि कोई कमी सुधार भी लगता है आपको कि परिष्कार सर इस चीज को और सुधार करें, तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उसको स्वीकार जरूर करता हूं, है ना। तो मैं और ये चीज चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि इस मेरी जिससे मेरी टीचिंग स्किल्स और इंप्रूवमेंट हो सके, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर कमेंट में आपको डालना अच्छा नहीं लगता है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।